आज मैं बताऊंगा कि जनरेशन गैप का साइकोलॉजी कितना डेंजरस हो सकता है। पहले समझते हैं कि जेन जी कौन है और कैसे उनका ब्रेन काम करता है। जनरेशन जी, जिसे आमतौर पर जेन जी कहा जाता है, ये वे लोग हैं जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ है। इन लोगों को अक्सर डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे पहले लोग हैं जो पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में पले बढ़े हैं। इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आज मैं नेपाल की कहानी नहीं सुनाऊंगा। सवाल ये नहीं है कि नेपाल में क्या हुआ, सवाल यह है कि जब आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इग्नोर करते हैं तो वे कैसे रिएक्ट करती है। 8 दिनों में कंप्लीट गवर्नमेंट चेंज। लेकिन यह सिर्फ नेपाल की प्रॉब्लम नहीं है, यह वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। नेपाल में जो हुआ वह आपके देश में, गांव में या आपके परिवार में भी हो सकता है। आज समझते हैं जनरेशन साइकोलॉजी और पावर डायनेमिक्स का साइंस। अब बात करते हैं दो जनरेशन के सोच की, उनकी साइकोलॉजी की। ट्रेडिशनल जनरेशन यानी 50+ उम्र के लोग कैसे काम करते हैं? वे पहले सोचते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, फिर वेट करते हैं और बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें कई बार महीने भी निकल जाते हैं। मीटिंग्स में उनका कम्युनिकेशन स्लो होता है, लॉन्ग डिस्कशन होती है, चेंज भी धीरे धीरे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन बात करें जेन जी की तो उनका ब्रेन अलग से काम करता है। प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशन निकाला, एज अर्ली एज पॉसिबल उसको एग्जीक्यूट कर दिया। नेपाल में उन्होंने अपने एग्जीक्यूशन के लिए महीने नहीं लगाए, उनका एग्जीक्यूशन सेम डे देखने को मिला। उनकी कम्युनिकेशन विजुअल होती है, मीम्स, वीडियोस, इंस्टेंट मैसेजिंग। चेंज चाहिए तो कंप्लीट ओवरऑल या फिर नथिंग। अब बात करते हैं नेपाल में ऐसा क्या हुआ जब दोनों माइंडसेट के बीच क्लेश हुआ। गवर्नमेंट की थिंकिंग थी बच्चे हैं, टाइम दे देंगे, समझ जाएंगे। युवाओं की परेशानियों को, उनके प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज किया गया। एक तरह से उन्होंने जेन जी को इग्नोर किया और यही था साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग पॉइंट। चाहे वो सोसाइटी हो या फिर आपका घर, जब आप इस जनरेशन को इग्नोर करते हैं उनका रिएक्शन ज्यादातर 3 स्टेज में मिलता है। फर्स्ट स्टेज में वे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आपसे हल चाहते हैं। सेकंड स्टेज में अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो वे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और थर्ड स्टेज में वे कंप्लीटली बाईपास कर देते हैं आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम को। नेपाल इसी थर्ड स्टेज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेपाल की इस घटना से हमें सोसाइटी के 3 प्लेयर्स की साइकोलॉजी भी जानने को मिलती है। प्लेयर 1, नेपाल की गवर्नमेंट, जिनका ओल्ड जनरेशन माइंडसेट है। उनका अप्रोच था, हमारा एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। यूथ को पेशेंस सिखाना चाहिए, सोशल मीडिया बैन कर देंगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा। यह एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने जेन जी को थ्रेट समझा, अपॉर्चुनिटी नहीं। यहाँ प्लेयर 2 जेन जी खुद है। उनकी साइकोलॉजी क्या है? वे ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते हैं, वे इनइक्वालिटी को बर्दाश्त नहीं करते। ये वो जनरेशन है जो अपनी पर्सनल लाइफ को सबके साथ शेयर करते हैं, यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता भी। ऐसे हालात में वे नेपोटिज्म को कैसे बर्दाश्त कर पाते? वे इंस्टेंट जस्टिस की अपेक्षा रखते हैं। रॉन्ग है तो अभी चेंज करो। ये वो जनरेशन है जो 0.5 सेकंड्स में गूगल सर्च का रिजल्ट चाहती है, 2 सेकंड्स लोडिंग टाइम पर ऐप को डिलीट कर देती है, महज कुछ सेकंड में वे रील्स का जजमेंट भी कर लेती है। ऐसे हालात में अगर आप इस जनरेशन की डिमांड को इग्नोर करते हो, उनको महीनों तक वेट करवाते हो, तो वे इस वेटिंग टाइम का स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ प्लेयर 3 में है मिडिल जनरेशन, यानी 30 से 45 साल के लोग। नेपाल में यह जनरेशन सबसे कंफ्यूजिंग पोजीशन में फंसी थी। एक तरफ वे गवर्नमेंट की गलतियों को भी समझ रहे थे और दूसरी तरफ जेन जी के फ्रस्ट्रेशन को भी फील कर रहे थे। लेकिन यह जनरेशन की प्रॉब्लम यह है कि वे कोई क्लियर साइड नहीं ले पाते। इसी हालत में रिजल्ट यह होता है कि वे चेंज के साइलेंट सपोर्टर बन जाते हैं। नेपाल में भी यही हुआ। जब यूथ स्ट्रीट पर निकले तो मिडिल जनरेशन ने एक्टिवली ओपोज नहीं किया, क्वाइटली सपोर्ट किया। आइए अब समझते हैं पावर डायनेमिक्स को। ओल्ड वर्सेस न्यू, ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करती थी। सबसे ऊपर गवर्नमेंट होती थी, वो मीडिया को कंट्रोल करती थी, मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाती थी। और सबसे नीचे यूथ होते थे जो फॉलो करते थे। लेकिन नेपाल में क्या हुआ? कंप्लीट पिरामिड उलट गया। अब यूथ ग्लोबली कनेक्टेड है। उन्होंने डायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किया, मीडिया को उनको फॉलो करना पड़ा और गवर्नमेंट रिएक्टिव मोड में चली गई। और नतीजा
डे 1 पर गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को बैन किया और डे 8 को यूथ ने गवर्नमेंट को बैन कर दिया। आइए अब बात करते हैं इस पूरी घटना से हमें क्या लर्निंग मिलती है। 3 लेसन्स जो जेन जी को समझने के लिए आवश्यक है। लेसन 1, जेन जी को इग्नोर करना मतलब उनसे दूरी बढ़ाना, जो आगे जाकर बड़ी समस्या बन सकती है। लेसन नंबर 2, जेन जी फोन एडिक्टेड या समाज के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वे चेंज कैटालिस्ट है, हमारी अपॉर्चुनिटी है। लेसन 3, जेन जी को इनडिसिप्लिन मत कहो, हमें पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के बारे में सोचना पड़ेगा। बजाय इसकी कि जेन जी को कंट्रोल कैसे करे, हमें ये सोचना चाहिए कि जेन जी की एनर्जी को चैनलाइज कैसे करे। परिवार, समाज या देश में हमें एक इंटीग्रेशन मॉडल बनाना होगा जो पुरानी जनरेशन का एक्सपीरियंस और जेन जी के इनोवेशन को मिलाकर एक सस्टेनेबल चेन ला सकता है। सक्सेस फॉर्मूला हमारे लिए यही रहेगा कि हम कंबाइन करें विजडम विथ एनर्जी, हम बैलेंस करें पेशेंस विथ अर्जेंसी, हम मर्ज करें स्टेबिलिटी विथ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं मेरा अंतिम मैसेज जेन जी को भी देना चाहूँगा। जेन जी, आप सिर्फ स्क्रीन पर स्क्रॉल करने वाले नहीं हो, आप वो हो जो इतिहास लिख सकते हो। अगर युवा समझदारी से आगे बढ़े तो देश एक महासत्ता भी बन सकता है। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना, क्रांति करना आसान है लेकिन व्यवस्था बनाना कठिन। आप सभी युवाओं को यह भी समझना होगा कि जो जलता है वो रोशनी भी दे सकता है या राख भी बन सकता है। आपको तय करना है कि आपकी आग क्या करेगी, क्योंकि आपकी चॉइस में ही आपकी पावर छुपी है।